नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर श्याम प्रकाश आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल आर्कियो वर्ल्ड पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग हिस्ट्री या आर्कियोलॉजी में करियर बनाने को लेकर के एक श्रृंखला चला रहे हैं, जिसके अंतर्गत पुरातत्व में कौन-कौन से विभाग हैं, जहां पे करियर बनाया जा सकता है, उसके विषय में चर्चा कर रहे हैं। अभी तक हमने ब्रीफली तरीके से देखा है कि पुरातत्व में किस-किस तरीके के पुरातत्व वैज्ञानिक होते हैं। इसके अलावा मुद्रा शास्त्र में या न्यूमिस्मेटिक्स में किस तरीके से अपना करियर बनाया जा सकता है। आज हम लोग इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए एपिग्राफी में कैसे करियर बनाया जाएगा या अभिलेख शास्त्र में कैसे करियर बनेगा, इस विषय में चर्चा करेंगे। यह श्रृंखला विशेष रूप से एनईपी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई गई है सरकार की तरफ से, उसके अंतर्गत चलाई जा रही है, जिसका मुख्य उद्देश्य है बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करना, व्यावसायिक व्यवस्था से जोड़ना। तो इतिहास में कहाँ-कहाँ पर व्यवसाय के अवसर उपलब्ध हैं, इस विषय में चर्चा करते हुए हम लोग करियर बनाने के लिए सबसे पहले आर्कियोलॉजी को ले रहे हैं, फिर हिस्ट्री को लेंगे, फिर म्यूजियोलॉजी को लेंगे, फिर आर्काइव्स को भी देखेंगे। तो इस तरीके से जितने भी पार्ट हैं, चाहे वो हेरिटेज मैनेजमेंट का होगा और चाहे वो इतिहास से जुड़े किसी भी विधा का होगा, हम लोग थोड़ी बहुत चर्चा हर क्षेत्र में धीरे-धीरे करके करेंगे। तो यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो लाइक सब्सक्राइब कर लें, बेल का बटन दबा दें, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए प्रारंभ। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी जा करके करियर इन एपिग्राफी को आप अच्छे से समझ पाइएगा। तो हम बात कर रहे हैं कि अभिलेख शास्त्र में करियर कैसे बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले ये हमको पता होना चाहिए कि जो अभिलेख शास्त्री होते हैं उनका क्या काम है। तो ये अभिलेखों, शिलालेखों पर लिखे हुए लेख, लिपि एवं भाषा का अध्ययन एवं विश्लेषण करते हैं। तो जो प्राचीन अभिलेख हैं, शिलालेख हैं, गुहालेख हैं, स्तंभ लेख हैं, उन पर जो लिखा हुआ है वो किसी लिपि में लिखा हुआ है, किसी भाषा में लिखा हुआ है। तो जो लिपि और भाषा के विशेषज्ञ हैं, बेसिकली वही एपिग्राफी में काम कर सकते हैं। कहने का मतलब है जो पैलियोग्राफी के जानकार हैं, वही एपिग्राफी में अच्छा कार्य कर सकते हैं। एपिग्राफी में कार्य करने के लिए भी हमको जज्बे की ज़रूरत होती है, समझ की ज़रूरत होती है और सबसे बड़ी बात है कि बारीकियों को समझने की ज़रूरत होती है। कारण ये है कि जो अभिलेख हैं वो हमको कहाँ से प्राप्त होंगे, या तो उत्खनन से वो हमको प्राप्त होंगे या फिर सर्वेक्षण या जिसको हम अन्वेषण कहते हैं, उससे हमको प्राप्त होंगे। तो जब प्रथम दृष्टया अभिलेख हमको प्राप्त होते हैं तो वो बहुत ही क्षतिग्रस्त अवस्था में कभी-कभी प्राप्त होते हैं। ऐसी स्थिति में यदि हमको भाषा और लिपि का ज्ञान नहीं है तो फिर उस पर क्या लिखा हुआ है इसको पढ़ पाना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। हम देखें कि बहुत सारे ऐसे अभिलेख हैं जो प्राप्त हुए हैं, लेकिन उनको पढ़ने में कठिनाई हुई है विद्वानों को, लेकिन उसके जानकार लोगों ने उन शब्दों को जोड़-जोड़ करके किसी तरीके से पढ़ने का प्रयास किया है। मोरदन अभिलेखों की यही स्थिति है, चाहे वो अशोक के अभिलेख हों या किसी अन्य राजवंश के हों, गुप्त काल के हों या रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख ही क्यों ना हो, हम देखते हैं कि कुछ ना कुछ क्षतिग्रस्त अवस्था में वो प्राप्त होते हैं। मैखुरियों के कई ऐसे अभिलेख हैं जो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त अवस्था में प्राप्त हुए हैं। तो भाषा और लिपि का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। और जब हमारे पास अभिलेख आता है तो सबसे पहले हम उसको कंजर्वेशन के लिए भेजते हैं और कंजर्वेशन करने के पश्चात उसका रासायनिक उपचार करवाते हैं। इसके पश्चात ही वो हमारे पढ़ने के योग्य होता है। तो जो पढ़ने वाले विद्वान हैं उनको प्राचीन भाषा, लिपि
का ज्ञान होना अति आवश्यक है। जैसे धम्म लिपि है, या इसी को बम्भी कहा जाता है और इसी को ब्राह्मी भी कहा जाता है। धम्म, ब्राह्मी, बम्भी लिपि जो कि अशोक के काल की है, अगर यदि नहीं विद्वानों को आ रही है तो फिर वो अशोक के अभिलेख नहीं पढ़ पाएंगे। जैसे अगर लिखना हो देवा नंग पियेन, तो हम देखते हैं देवानंग पियेन जो लिखा हुआ है ये बिल्कुल से धम्म लिपि में है। अगर धम्म लिपि नहीं आ रहा है तो पढ़ना बड़ा ही कठिन हो जाता है। तो इस तरीके के कार्य जो है वो अभिलेख शास्त्री करते हैं। उनको जब भी जॉब मिलेगी तो वो यही कार्य विशेष रूप से करेंगे। अभिलेखों पर लेखन करेंगे, प्रकाशन करेंगे, संरक्षण करेंगे और प्रदर्शन का कार्य करेंगे। तो इस तरीके का कार्य अभिलेख शास्त्री करते हैं जब उनको कोई नवीन अभिलेख प्राप्त होता है। तो इस तरीके से हम यह जान रहे हैं कि एक साहसिक व्यक्ति ही एपिग्राफी में अपना कैरियर बना सकता है, क्योंकि कभी कभी गुफाओं के अंदर लिखा हुआ मिल जाता है तो वहां पर जाकर के पढ़ना थोड़ा कठिन होता है। तो जिसमें जज्बा नहीं है, साहस नहीं है, ऐसा व्यक्ति संभवतः एपिग्राफी में कार्य नहीं कर पाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो लेख हैं ये लिखे हुए कहाँ मिलते हैं। तो बेसिकली पत्थरों पर, धातुओं पर, मिट्टी के लोदों पर, चमड़ों पर, कागज पर या किसी भी ऑब्जेक्ट पर लिखा हुआ मिल सकता है। इसको दो तीन भागों में बांट करके देखा जाता है। एक है कठोर सतह पर, एक है कठोर सतह पर और दूसरा है मुलायम सतह पर। मुलायम सतह पर, तो चाहे कठोर सतह पर लिखा हुआ हो चाहे मुलायम सतह पर लिखा हुआ हो, यदि वो महत्व का है तो वो अभिलेख कहलाएगा। इसके अलावा देखें, किसी भी विशेष प्रयोजन के लिए लिखवाए गए लेख को ही अभिलेख कहा जाता है। ये सबसे बड़ी बात है कि अभिलेख किसे कहते हैं। तो जो किसी भी प्रयोजन के लिए लिखवाया गया लेख है वो सब अभिलेख है। इसके अलावा शिलालेख जो है वो मानव इतिहास को उजागर करने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में कार्य करते हैं। ये बीते युगों के सांस्कृतिक, भाषाई, धार्मिक तथा राजनीतिक पहलुओं पर भी प्रकाश डालने का कार्य करते हैं। तो शिलालेख से हमको मानव इतिहास को उजागर करने का एक सुअवसर प्राप्त होता है। जो भी व्यक्ति, जो भी स्टूडेंट इसमें कैरियर बनाना चाहते हैं वो भारतीय संस्कृति और सभ्यता से चिर परिचित हो लें, तभी जाकर के इस क्षेत्र में कैरियर बनाना आसान होगा। आगे देखें तो अभिलेखों, शिलालेखों से किसी राजवंश के राजा के साम्राज्य विस्तार, निर्माण कार्य, धार्मिक अनुष्ठान, दान, प्रशस्ति एवं वाणिज्य व्यापार के विषय में सूचना प्राप्त होती है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि जो शिलालेख हैं वो बेसिकली किस लिए लिखवाए गए थे, तो उससे हमको यह पता चलता है किसी राजा ने कोई निर्माण कार्य करवाया था या उसने कहीं सामरिक विजय की थी और अपने साम्राज्य की सीमाएं कुछ दूर तक लेकर के गया हुआ था। इसी तरीके से कोई धार्मिक अनुष्ठान उसने करवाया था या फिर कोई दान दिया था, चाहे वो गांव को आय के रूप में दान दिया हो, चाहे फिर किसी भिक्षु को दान दिया हो, किसी महाविहार को दान दिया हो, किसी चैत्य को दान दिया हो। इसके अलावा उसकी प्रशस्ति, जैसे प्रयाग प्रशस्ति है तो उससे हमको समुद्रगुप्त के विषय में जानकारी मिलती है, उसका यशोगान किया गया है। इसी तरीके से वाणिज्य व्यापार कि कहाँ कहाँ तक वाणिज्य व्यापार हो रहा है, किन किन क्षेत्रों में वाणिज्य व्यापार हो रहा है और किन किन देशों से वाणिज्य व्यापार हो रहा है, समुद्री व्यापार हो रहा है कि नहीं, आंतरिक व्यापार हो रहा है कि नहीं, स्थल मार्ग से व्यापार हो रहा है कि नहीं, इन सब के विषय में भी हमको जानकारी शिलालेखों या अभिलेखों से हो जाती है। तो जो भी शिलालेखों के जानकार हैं या अभिलेख शास्त्री हैं
उन लोगों को भारतीय संस्कृति से चिर परिचित होना ही पड़ेगा, राजवंशों के विषय में जानना ही पड़ेगा, उनको प्राचीन इतिहास और पुरातत्व का अध्ययन गहनता से करना पड़ेगा, तभी जाकर के वो अभिलेख शास्त्र में अपना करियर बना सकते हैं। आगे देखें तो कौन कौन सी शैक्षणिक योग्यता या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए एपिग्राफिस्ट बनने के लिए। तो सबसे पहले इंटरमीडिएट है। इसमें अगर जो सोशल साइंस बैकग्राउंड से किसी ने पढ़ाई किया है तो वो हिस्ट्री और ज्योग्राफी यदि लेता है तो उसके लिए आगे चल करके एपिग्राफिस्ट बनने में आसानी होगी और इधर करियर बनाना आसान हो जाएगा, क्योंकि हिस्ट्री और ज्योग्राफी काफी महत्वपूर्ण है अभिलेख शास्त्र को समझने में। दूसरे नंबर पर है बीए। तो बीए की पढ़ाई भी आर्ट्स या सोशल साइंस में होनी चाहिए, जैसे एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी, कल्चर, एशियन अध्ययन या हिस्ट्री ऑफ आर्ट। इनमें से किसी में भी यदि हम बीए 55% से कर लेते हैं, अंकों से पास कर लेते हैं, तो एक सुअवसर है कि हम आगे चल करके अपना करियर एपिग्राफी के क्षेत्र में बना पाएंगे। आगे है एमए, मास्टर ऑफ आर्ट, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी में हो, कल्चर में हो, एशियन हिस्ट्री में हो, हिस्ट्री ऑफ आर्ट में हो, पैलियोग्राफी में हो, एपिग्राफी में हो, किसी में यदि आपने पीजी किया हुआ है, कितने परसेंट से? तो 55% से। तो जो भी व्यक्ति 55% से पास है एमए, वो एपिग्राफी के क्षेत्र में अपना करियर बना सकता है। इसके अलावा हायर एजुकेशन में देखें तो पीएचडी है, और उन्हीं सब्जेक्टों से अगर पीएचडी भी किसी ने कर रखा है तो फिर कहीं ना कहीं उसको आगे चल करके ऐसी जगह पर जॉब मिल सकती है जहां पर रिसर्च के प्रकाशन से संबंधित चीजें की जा रही हैं, जहां पे बहुत सारे अभिलेखों का प्रकाशन किया जा रहा है, जैसे एपिग्राफी का इंडिका वगैरह में उसको मौका मिल सकता है। तो पीएचडी जो है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी में हो, कल्चर, एशियन स्टडीज, हिस्ट्री ऑफ आर्ट, पैलियोग्राफी या एपिग्राफी में जिसने पीएचडी किया है उसके पास सुअवसर है कि वो एपिग्राफी में अपना करियर बना सकता है। इसके अलावा पीजी डिप्लोमा है, आर्कियोलॉजी एंड एपिग्राफी में करवाया जाता है, अलग अलग संस्थान है, पहले ही मैंने वीडियो बना रखा है, आप जा करके देख सकते हैं, इसी चैनल पर पड़ा हुआ है। यूजीसी नेट अगर आर्कियोलॉजी में कर लिया जाता है तो क्या फायदा है? जो यूनिवर्सिटी होती है, यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट, एसोसिएट और प्रोफेसर की वैकेंसी आती है, और वहां पर स्पेशल रूप से एपिग्राफिस्ट की पोस्ट निकाली जाती है स्पेशलाइजेशन में। और ऐसे जगहों पर जिन्होंने एपिग्राफी में अपना रिसर्च संपन्न किया हुआ है और आर्कियोलॉजी में नेट भी निकाला हुआ है, तो वो बहुत आराम से प्रोफेसर बन सकता है। असिस्टेंट, एसोसिएट या प्रोफेसर किसी भी पोस्ट पर रिक्रूट हो सकता है और एक शिक्षक के रूप में अपना एपिग्राफी का कार्य कर सकता है। एपिग्राफी में सेमिनार करवा सकता है, कॉन्फ्रेंसेस करवा सकता है, कार्यशालाएं करवा सकता है या वर्कशॉप्स करवा सकता है। इसके अलावा लेक्चर्स करवा सकता है, व्याख्यान मालाएं करवा सकता है। तो देखेंगे कि कई सारे सुअवसर हो जाते हैं। इवन अगर डिपार्टमेंटल वहां पर कोई म्यूजियम है तो उसमें जो एपिग्राफी का विंग है उसमें भी जा करके ये पुरातत्व के जानकार या एपिग्राफी के जानकार जो प्रोफेसर गए हैं वो लोग काम कर सकते हैं। तो जो विभागीय संग्रहालय है वहां पर भी कार्य किया जा सकता है। यही बात मुद्रा शास्त्रियों के लिए भी है कि जो मुद्रा शास्त्री असिस्टेंट, एसोसिएट या प्रोफेसर के रूप में गए हुए हैं, वो चाहें तो डिपार्टमेंटल म्यूजियम में जा करके अपना करियर बना सकते हैं, वहां से प्रकाशन का काम कर सकते हैं, कंजर्वेशन का काम कर सकते हैं, और कई सारी चीजें हैं म्यूजियम को लेकर के जो वो कर सकते हैं बखूबी। इसलिए अगर आप हायर एजुकेशन में आते हैं तो यूनिवर्सिटी लेवल में जा करके करियर बनाना बहुत ही आसान हो जाता है।
आगे देखें तो मेनी रिलेटेड सर्टिफिकेट कोर्सेस, तो कोई भी इससे रिलेटेड सर्टिफिकेट कोर्स हो आप करके अपने सीवी को मजबूत कर सकते हैं और जॉब आने पर आप बड़े आराम से रिक्रूट हो करके अपना योगदान दे सकते हैं एपिग्राफी के क्षेत्र में। रिक्रूटमेंट कैसे होगा, तो जो पीएससी हैं डिफरेंट स्टेट के वो पोस्ट निकालती है और यहाँ पर जो पोस्ट आती है वो बेसिकली म्यूजियम के लिए आती है स्टेट लेवल के, और जैसे हमने क्वाइंस में देखा था उसी तरीके से एपिग्राफी में भी आती है। और यहाँ पर जो रिक्रूट होते हैं वो लोग जा करके संग्रहालयों में जो एपिग्राफी का विंग है उसमें कार्य करते हैं, लेखन का कार्य करते हैं, प्रकाशन का कार्य करते हैं, गैलरी को देखते हैं और तमाम प्रकार की जो व्यवस्थाएं की जाती हैं वो सारी चीजें करते हैं। पैलियोग्राफी पर भी कार्य करते हैं और एपिग्राफी पर भी कार्य करते हैं। तो इस तरीके से एक बड़ा सुअवसर है इस क्षेत्र में आकर के कार्य करने के लिए। अगर भारत में जो पुरालेख शास्त्री हैं वो कैसे बनते हैं और कहाँ-कहाँ पर पुरातत्व शास्त्री या पुरालेख शास्त्री बनने का सुअवसर प्राप्त होता है, इसके विषय में हम थोड़ा विस्तृत तरीके से देखते हैं। तो सबसे पहले अकादमिक संस्थानों को देख लें। विश्वविद्यालय अभी हमने चर्चा कर ही लिया। शोध संस्थान जो हैं संग्रहालयों में अक्सर शोध शिक्षण और ऐतिहासिक संग्रहों के संरक्षण के लिए पुरालेखविदों की नियुक्ति की जाती है। हैदराबाद विश्वविद्यालय में पुरालेख एवं पुरालेख विज्ञान केंद्र, दक्षिण भारतीय पुरालेख विज्ञान केंद्र में शोध के अवसर उपलब्ध हैं। तो जो हैदराबाद विश्वविद्यालय है वहां पर इस तरीके के पुरालेख में शोध जो किया जा रहा है उसमें अवसर उपलब्ध हैं। जो इच्छुक विद्यार्थी आसपास के हैं वो जा करके एडमिशन लेकर के इसमें अपना करियर बना। दूसरा है पुरातत्व विभाग, जो कि अनेक विश्वविद्यालयों सहित पुरातात्विक अन्वेषण और संरक्षण में लगे सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों को शिलालेखों के दस्तावेजीकरण और विश्लेषण के लिए पुरालेख विशेषज्ञों की नियुक्ति करते हैं। तो जो पुरातत्व विभाग है वो विश्वविद्यालयों में भी होता है, वहां पर भी इस तरीके से एपिग्राफिस्ट रखे जाते हैं, अभी हम लोगों ने चर्चा किया। इसके अलावा जो पुरातात्विक अन्वेषण और संरक्षण करने वाले सरकारी और गैर सरकारी संगठन है, यहाँ पर भी दस्तावेजीकरण के लिए अथवा जो लेख है उसके विश्लेषण के लिए पुरालेख विशेषज्ञों को रखा जाता है। तो यहाँ पर भी अवसर उपलब्ध हैं जॉब के। तो जो भी इस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं उनके पास एपिग्राफिस्ट बनने का पूरा मौका है। अगला है सांस्कृतिक विरासत प्रबंधन में, तो भारतीय राष्ट्रीय कला और सांस्कृतिक विरासत ट्रस्ट, जिसको इंटेक कहते हैं, इंटेक के माध्यम से भारत भर के विरासत स्थलों को संरक्षित किया जाता है और यहाँ भी पूरा लेखविद बनने के सुअवसर उपलब्ध दिखलाई देते हैं। अगला है परामर्श सेवाएं, हेरिटेज प्रिजर्वेशन, एटलियर विरासत प्रभृति संस्थाएं पुरातत्व एवं सांस्कृतिक पर्यटन में विशेषज्ञता रखने वाले पुरालेखविदों को जॉब प्रदान करते हैं। तो इस तरीके के जो संगठन है वो भी आपको पुरालेखविद बनने के लिए जॉब प्रदान करते हैं, आप वहां पर कार्य कर सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय सहयोग के लिए जो है पुरालेखविद का क्या महत्व होता है, तो जैसे इंडो फ्रेंच एपिग्राफिकल मिशन है, यहाँ पे भारतीय पुरालेखविदों को अंतरराष्ट्रीय शोध परियोजनाओं में सहयोग करने, सम्मेलनों में भाग लेने और विश्व धरोहर को संरक्षित करने के लिए पुरालेखविदों को रखा जाता है। तो आप अंतरराष्ट्रीय लेवल से लेकर के राष्ट्रीय लेवल तक कार्य कर सकते हैं, पैलियोग्राफी के क्षेत्र में या अभिलेख शास्त्र के क्षेत्र में या एपिग्राफी के क्षेत्र में। एक बड़ा सुअवसर है यदि आप इस क्षेत्र में अध्ययन कर रहे हैं। तो यदि आपने हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी या कल्चर, एशियन स्टडीज में पीजी किया है तो विशेष रूप से आपके पास अवसर है। आप थोड़ी सी मेहनत कीजिए, आगे आइए और पुरालेख शास्त्र में अपना करियर बनाइए। अब देखते हैं कि शैक्षणिक शोधकर्ता
एवं ऐतिहासिक विद्वान के रूप में भी आप अपना करियर बना सकते हैं। तो जैसे जर्नल ऑफ द एपिग्राफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया है, जर्नल ऑफ एपिग्राफिकल स्टडीज और एपिग्राफिका इंडिका है, एपिग्राफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया है, जर्नल ऑफ एपिग्राफिक स्टडीज है। यहाँ पर विशेष रूप से आप लेखन का कार्य कर सकते हैं। एक विद्वान के रूप में आपको ख्याति प्राप्त हो सकती है। आप इसके संपादक मंडल में आ सकते हैं, यहाँ पर किसी अच्छे पोस्ट पे कार्य कर सकते हैं। ये तब संभव है जब आप हायर एजुकेशन में हो। वैसे यदि आपने पीजी किया हुआ है तो पीएससी की तरफ से जो सीटें निकाली जाती हैं उसमें आप बड़े आराम से एग्जाम दे करके कंपटीशन के माध्यम से अपना कैरियर बना सकते हैं। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने देखा कि एपिग्राफिस्ट बनने के लिए किस किस तरीके के अवसर उपलब्ध हैं और किन किन तरीकों से हम एपिग्राफिस्ट बन सकते हैं। हम देख रहे हैं कि चाहे वो यूनिवर्सिटी का एरिया हो, चाहे वो म्यूजियम्स का एरिया हो, सरकारी गैर सरकारी संगठनों का एरिया हो, या जो रिसर्च सेंटर्स हैं वहाँ पर हो, इन सारे जगहों पर एक अच्छा मौका है एपिग्राफिस्ट बनने का। लेकिन शर्त यह है कि हमको प्राचीन भाषा लिपि अच्छे से समझ में आनी चाहिए, क्योंकि अभिलेखों पर लिखा हुआ मिलेगा और यदि हम लिखा हुआ ही नहीं पढ़ पाएंगे तो फिर एपिग्राफिस्ट हम नहीं बन सकते हैं। इसलिए हम जितनी बारीकी दिखाएंगे पढ़ने में उतने अच्छे एपिग्राफिस्ट या फिर पुरालेख शास्त्री या अभिलेख शास्त्री बन सकते हैं। तो ये थोड़ा सा कठिन कार्य है, लेकिन कोई भी कार्य इतना कठिन नहीं है कि उसको पूर्ण ना किया जा सके। आप लोगों ने मुझे ध्यान से सुना, अंत तक आप लोग मेरे साथ इस वीडियो में बने रहे, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।